श्वेता एक गरीब लड़की होती है। उसके परिवार में उसकी माँ जो कि अंधी होती है और उसका छोटा भाई थे। उसके पिता की मृत्यु कुछ वक्त पहले ही हुई थी। उसके बाद से ही श्वेता ने घर का खर्च संभाला। श्वेता रामलाल के यहाँ खाना बनाने का काम किया करती थी। एक दिन अचानक ही उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। माँ, क्या हुआ? माँ, कुछ बोलो। दीदी, माँ को क्या हुआ है? माँ बोल क्यों नहीं रही है? तू चिंता मत कर, मैं माँ को अस्पताल लेकर जा रही हूँ, तू यहीं रहना। श्वेता अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर उसकी माँ को देखकर कहते हैं, बेटी, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इनका इलाज होना जरूरी है। डॉक्टर साहब, कितने पैसे लगेंगे? कम से कम भी 10,000 रुपए तो लगेंगे। ठीक है, आप इलाज शुरू कीजिए, मैं पैसे 1-2 दिन में जमा कर दूंगी। श्वेता की माँ का इलाज चालू हो जाता है और श्वेता रामलाल के घर जाती है काम करने के लिए। तभी रामलाल श्वेता के आने पर कहता है, आओ बेटा आओ, एक तुम ही तो हो मेरा ध्यान रखती हो। मेरे नालायक बेटे तो किसी काम के नहीं है। मालिक, मुझे 10,000 रुपए चाहिए माँ के इलाज के लिए। हाँ, ले लेना बेटी, जाते वक्त। श्वेता ये सुन खुश होकर अपने काम को करने लग जाती है। ये सब बातें रामलाल का बेटा भी सुन लेता है, जिससे श्वेता से हमेशा से जलन होती है। आज अच्छा मौका है, इस श्वेता को सबक सिखाते हैं और पापा को भी इस पे बहुत विश्वास है ना, आज इसका खेल ही खत्म कर देता हूँ। ऐसा कहकर राकेश चुपके से श्वेता के थैले में 10,000 रुपए रख देता है और कहता है, पिताजी, मेरे 10,000 रुपए गायब हो गए हैं। मैंने यहीं तो रखे थे, जरूर इस नौकरानी ने चोरी किए होंगे। नहीं मालिक, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ला, बैग दे अपना, देखूं तो सही। जैसे ही राकेश उस बैग को खोलता है, उसमें से पैसे नीचे गिर जाते हैं और श्वेता को चोर साबित करके घर से निकलवा देते हैं। श्वेता रोते रोते नदी के पास जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, अब क्या होगा? माँ का इलाज कैसे होगा? एक ही काम था, वो भी नहीं रहा। अब मैं क्या करूँगी? इतने में ही वहाँ किसी के रोने की आवाज आने लगी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं इस जाल में फंस गई हूँ। कौन है यहाँ? तभी श्वेता देखती है कि एक मछली जाल में फंसी हुई है और वही आवाज देकर मदद मांग रही है। श्वेता उसको जाल से निकाल देती है और देखते ही देखते वो मछली परी बन जाती है और कहती है, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। मैंने सुना तुम बहुत परेशान हो। हाँ, मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं है मेरे पास और कोई काम भी नहीं। तुम चिंता मत करो, ये लो एक कागज। ये कोई मामूली कागज नहीं है, ये जादुई है। इससे तुम जो भी बोलोगी ये वो बन जाएगा। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद श्वेता जादुई कागज से कहती है, जादुई कागज, तुम एक ढाबा बन जाओ। और देखते ही देखते वो कागज का ढाबा बन गया और उसके अंदर बहुत सारी सब्जियां भी थी। श्वेता तुरंत ही लग जाती है खाना बनाने में। उसके खाने की खुशबू लोगों को दूर से ही आने लगती है और लोग उसके ढाबे पर आने लगते हैं और शाम तक श्वेता कुछ पैसे भी कमा लेती है, जिसे वो डॉक्टर को देकर उसकी माँ का इलाज शुरू करवा देती है। ऐसे ही उसका ढाबा अच्छा चलने लगा था, लेकिन पास के मोंटू लाल को श्वेता से जलन होने लगी थी। ये देखो, कल की आई लड़की ने ढाबा खोल दिया, ना जाने कैसा खाना बनाती होगी। अरे मोंटू लाल, बहुत स्वाद खाना बनाती है, देख लो, कुछ दिनों में तुम्हारी छुट्टी होने वाली है। वो तो समय बताएगा किसकी छुट्टी होगी। एक रात मोंटू लाल अपने आदमियों के साथ श्वेता के कागज वाले ढाबे पर पहुंच जाता है और उसको जलाने के लिए पेट्रोल डालता है और आग लगा देता है और उस ढाबे में आग लग भी जाती है। लो, खत्म हो गया इसका किस्सा।
इतनी ही देर में वो आग अपने आप बुझ जाती है और ढाबा पहले जैसा बिल्कुल ठीक हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये देख सभी हैरान होते हैं और डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। श्वेता अपनी पूरी मेहनत से उस ढाबे को अच्छे से चलाने में लग जाती है। अब उसकी माँ ठीक होकर आ जाती है और उसके ढाबे में ही रहने लगती है। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई, पूरा का पूरा गांव डूब गया। गांव के लोग अपने घरों की छत पर रहने लगे थे। किसी के पास खाने को कुछ नहीं था। वहीं श्वेता का कागज का ढाबा पानी में तैर रहा था और श्वेता सबकी मदद करने का सोचती है और सभी के लिए खाना बनाकर अपने ढाबे से सभी को देने जाने लगी। सभी लोग श्वेता के इस काम के लिए उसकी तारीफ करने लगे। ऐसे ही वो उस मोंटू लाल के ढाबे पर भी गई और मोंटू लाल को भी खाना दिया था। मोंटू लाल ने अपनी गलती मानी। मुझे माफ करना श्वेता बेटी, मैं जलन के कारण तुम्हारा ढाबा चलाने गया था। आज वही ढाबा हम सभी की जान बचा रहा है। आगे जाती है तो उसको रामलाल का परिवार भी उसी हालत में दिखता है। वो सभी के लिए खाना लेकर जाती है। मालिक, ये लीजिए, आपको जो भी खाना है आप ले सकते हैं। मुझे माफ करना श्वेता, मैंने झूठ बोलकर तुम्हें घर से बाहर निकलवाया था। उसके बाद भी तुम हमारी मदद करने आई हो। मुझे माफ करना। बेटी, मुझे भी माफ करना जिसने तुम पर यकीन नहीं किया। जो हुआ उसको भूल जाइए और आप लोग मेरे साथ मेरे कागज के ढाबे में रहिए जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। सभी लोग श्वेता के किए काम से बहुत खुश थे और सभी लोग हंसी खुशी श्वेता के साथ रहने लगते हैं और कुछ वक्त में सब ठीक हो जाता है और श्वेता अपने कागज का ढाबा अच्छे से चलाने लगती है और गरीबों की मदद भी करती है। लालपुर नाम के गांव में एक मनोज नाम का आदमी रहता था। वो छाता बेचने का काम करता था। उसकी एक पत्नी भी थी जिसका नाम शीना था। वो दोनों गरीबी में अपना जीवन काट रहे थे। ए जी, आज घर में खाने का कोई सामान नहीं है, कुछ पैसे दे दीजिए। मेरे पास पैसे तो नहीं है। अब अगर छाते बिकेंगे तो कुछ पैसे आएंगे। तो तब तक मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दो शीना, मैं तुम्हें एक ढंग का जीवन नहीं दे पा रहा हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर क्या करूँ? ये गरीबी है कि खत्म ही नहीं होती। नहीं, आप ऐसे ना कहिए। मुझे पता है आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आज मैं भूखी रह लूंगी। मनोज इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाता है और छाता बेचने के लिए घर से निकल जाता है। उसको रोना आ रहा होता है कि उसने अपनी और अपनी पत्नी की जिंदगी नर्क बना रखी है। आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे हमारी गरीबी खत्म हो जाए? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता। मेरी पत्नी इतना अच्छा खाना बनाती है कि कोई भी खा ले तो उंगलियां चाटता ही रह जाए, पर मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं उससे अच्छा खाना बनवा पाऊं। हाय मेरी किस्मत। वो अपने आप को कोसता हुआ जा ही रहा होता है, तभी रास्ते में उसको एक आदमी मिलता है। अरे भैया, लगता है बारिश होने वाली है और मैं अपना छाता घर पे ही भूल आया हूँ। कितने का दे रहे हो छाता? मात्र 100 रुपए। 100 रुपए? बहुत महंगा नहीं बता रहे हो? नहीं साहब, यही रेट चल रहा है, आप कहीं भी पता कर लीजिए। चलो ठीक है, अच्छा लाओ एक छाता दो। एक छाता बेचकर मनोज आगे बढ़ जाता है और पूरे दिन घूम घूम कर शहर में छाते बेचता रहता है, पर 5 से ज्यादा छाते उसके दिन भर में नहीं बिक पाते। फिर जब वो खाने का सामान लेकर घर वापस जा रहा होता है तो रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है। अरे बाप रे, इतनी तेज बारिश! अरे भाई सुनो, एक छाता दे दो, अगर मैं भीग गया तो बीमार पड़ जाऊंगा। छाता तो मैं आपको दे दूंगा, पर जितनी तेज बारिश और हवा चल रही है इसमें छाता रुकेगा नहीं। आप एक काम कीजिए, मेरे साथ मेरे घर पे आ जाइए। सामने ही मेरा घर है। जब बारिश कम हो जाएगी तो चले जाइएगा। पर अरे इतना ना सोचिए, ऐसे समय में इंसान ही इंसान के काम आता है। उस आदमी का नाम राम होता है। वो मनोज के साथ उसके घर पे जाता है। ए जी, ये कौन है?
माफ कीजिएगा, मेरा नाम रामू है। मैं आपके पति से छाता लेने आया था, पर ये इतने अच्छे इंसान हैं कि इन्होंने मुझे अपने घर बुला लिया क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अच्छा अच्छा। ये लो, मैं खाने का सामान ले आया हूँ। हम तीनों के लिए कुछ खाना बना लो। अरे नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। आपने बारिश से बचने के लिए छत दे दी, मेरे लिए यही बहुत है। आप मेरी पत्नी के हाथ का खाना खाकर तो देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। उसके बाद शीना खाना बनाती है और उन दोनों को परोसती है। राम और मनोज मिलकर खाना खाते हैं। राम को वो खाना इतना अच्छा लगता है कि वो सचमुच उंगलियां चाटता रह जाता है और कहता है, अरे मनोज, तुमने तो बिल्कुल सच कहा था। ये खाना तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। मैंने ऐसा खाना आज तक नहीं खाया। देखा, मैंने कहा था ना, मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे तो तुम लोग एक ढाबा क्यों नहीं खोल लेते? मैं शर्त लगा सकता हूँ, वो ढाबा बहुत चलेगा क्योंकि ये खाना सचमुच बहुत अच्छा है। आजकल महंगे महंगे रेस्टोरेंट तो होते हैं, लेकिन कहीं भी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं मिलता। अरे साहब, आप ये क्या बात कर रहे हैं? मैं तो गरीब छाता बेचने वाला हूँ। मैं भला कहाँ से ढाबा खोल सकता हूँ? भाभी जी से इस बारे में बात करके देखिएगा। फिलहाल बारिश रुक गई है, मैं चलता हूँ। ये सारी बातें शीना भी सुन रही होती है। राम के चले जाने के बाद वो मनोज से कहती है, वैसे वो भाई साहब बात गलत तो नहीं कह रहे थे। हमें एक छोटा सा ढाबा खोल लेना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। आप छाते तो बेचते ही हो, तो उन्हीं छातों को मिलाकर हम एक ढाबा बना लेते हैं। क्या कहते हो? अरे वाह, क्या बात है! तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज चल रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर सारे छातों से एक छोटा सा ढाबा बनाते हैं। दोनों मिलकर उस ढाबे को संभालने लगते हैं। शीना खाना बनाती थी और बाकी छोटे मोटे सारे काम मनोज किया करता था। अरे बहन, एक प्लेट लगा दो। जी, अभी लगाती हूँ। वैसे तुम्हारा ये छाते से बना हुआ ढाबा बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। शीना उसे एक प्लेट लगाकर देती है, जिसे खाकर वो बहुत खुश हो जाता है। धीरे धीरे उनका ढाबा बहुत कामयाब हो जाता है। उनके ढाबे के आगे लाइन लगने लगती है। बहन, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, पर बहुत देर लगती है खाना मिलने में। कुछ आदमी रख लो काम करने के लिए। हाँ, बात तो आपकी सही है। उसके बाद वो लोग अपने ढाबे पर काम करने के लिए कुछ आदमियों को रख लेते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फिर एक दिन, छी छी, इस खाने में तो छिपकली है। तुम क्या हमें मारना चाहती हो? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बहुत सफाई से खाना बनाती हूँ। रुको, मैं अभी पुलिस के पास जाता हूँ। तुम्हारा ये ढाबा बंद करवा दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा न करना। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। मनोज और शीना बहुत घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। थोड़ा ही समय गुजर पाता है कि पुलिस वहाँ आ जाती है। मनोज और शीना को अपने साथ पुलिस थाने ले जाती है। उनसे पूछताछ की जाती है तो शीना कहती है, साहब, हम तो बहुत साफ सफाई से खाना बनाते हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमें नहीं पता ये छिपकली इसमें कैसे आई। जी साहब, हमें नहीं पता ये कैसे हुआ। छिपकली क्या अपने आप उड़ के इसमें बैठ गई? तुम इतने लोगों को खाना परोस रहे हो तो उनकी सेहत का ख्याल रखना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। साहब, मैं तो कहता हूँ इनका ढाबा बंद कर दो और इनको जेल में डाल दो, वरना ये लोग तो मासूम लोगों को अस्पताल पहुंचा देंगे। ये सुनकर मनोज और शीना रोने लगते हैं और तभी वहाँ एक लड़का आता है और कहता है, इंस्पेक्टर साहब, इसमें मनोज और शीना की कोई गलती नहीं है। सब किया कराया इस आदमी का है। ये देखिए वीडियो। वो लड़का इंस्पेक्टर को एक वीडियो दिखाता है जिसमें साफ दिख रहा होता है कि ये आदमी खुद मरी हुई छिपकली अपने खाने में डाल रहा होता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और फिर वो लड़का कहता है, मैं शहर से आया था क्योंकि मैंने इनके ढाबे के बारे में बहुत सुन रखा है। जब ये सब हुआ तब मैं व्लॉगिंग कर रहा था। बाद में जब मैंने अपना वीडियो देखा तो उसमें बैकग्राउंड में मुझे दिखा कि ये आदमी खुद अपने आप खाने में छिपकली डाल रहा है। क्यों बे? क्यों किया तूने ये? क्योंकि मुझे इनके ढाबे से बहुत जलन हो रही थी। सब इनके ही ढाबे पर खाने जाते हैं।
मेरी दुकान पर कोई नहीं आता, इसलिए मैंने सोचा इनका ढाबा बंद करवा दूं। चल, अब तुझे ही जेल में डालता हूँ। पर मनोज और शीना उस आदमी को बचा लेते हैं। वो उस आदमी को अपने ही ढाबे पर काम पे रख लेते हैं। उनकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती जाती है और वो अपना कारोबार बढ़ाते चले जाते हैं और खुशी से रहते हैं।